वेलकम बैक शो अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले नेटवर्किंग के अंदर जो भी आपके इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे मैंने दिखाया था आपको, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, फुल डुप्लेक्स मोड, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बहुत सारे 15 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे एंड इस वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो गैस, जो हमारा 16वां क्वेश्चन आता है वो ये है कि IPX एक्सेस लिस्ट क्या है। गाइस, इसका एक्सेस लिस्ट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है ना, आपको यही समझना है कि एक्सेस लिस्ट क्या होती है। गाइस, जो एक्सेस लिस्ट होती है उसका ये काम होता है, वो आपके जो IP एड्रेस है, प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रही है, उन सबको डिफाइन करता है, मतलब फिल्टर करने का काम करता है। और कैसे करता है, इसके दो मोड होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड और एक एक्सटेंडेड। दो मोड होंगे आपके पास इसके, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड में क्या होगा कि आप ना कैसे बार बार इसमें आ जा रहा है, एक सेकेंड। स्टैंडर्ड में क्या होगा कि आप यूज़ कर रहे हैं सोर्स डेस्टिनेशन IP एड्रेस, मतलब आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन के जो बीच का जो IP एड्रेस है ना, उसका मतलब फ़िल्टर कर रहे हो। आप कैसे फ़िल्टर कर रहे हो कि आपने क्या किया, मान लीजिए आप मतलब एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है एंड आप ये चाहते हो कि जो मेरा दोस्त है वो यूट्यूब को पिंग ना करे, मतलब यूट्यूब ना चला पाए। तो आप क्या करोगे, आप अपने राउटर में एक्सेस एक लिस्ट बनाओगे, उसके अंदर उसकी IP को डाल दोगे आप, और जैसे ही आप और यूट्यूब को ब्लॉक मार दोगे आप, या फिर उस IP एड्रेस को ब्लॉक मार दोगे वहाँ से, तो वो नहीं चला पाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप चाहते हो कि ना ये जो मेरा दोस्त है वो किसी और दोस्त के पीछे से पिंग ना करे, दो कंप्यूटर आपस में पिंग ना करे, तो आप डेस्टिनेशन के तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप बना सकते हो। तो ये मतलब जो भी आपका काम IP पे होगा, जो भी आपका काम IP से कर रहे हो आप, वो एक स्टैंडर्ड लिस्ट में आ जाएगी, सोशल डेस्टिनेशन में। लेकिन गाइस, आपने ये भी सोचा होगा ना अभी कि यार IP तो चेंज हो सकती है ना बार बार। मान लीजिए मेरी IP अभी 172 की है, मतलब मान लीजिए मेरी IP 149 है, मैं सिस्टम को शट डाउन करूँगा, DHCP चल रहा है, सिस्टम को मैं शट डाउन करूँगा, मेरी IP चेंज हो जाएगी, मैं फिर से पिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। ये भी तो बात आ रही है इस बीच में। तो इसी के लिए जो हमारे पास आया वो एक्सटेंडेड लिस्ट आया। अब इसका काम क्या है ना, ये सोर्स और डेस्टिनेशन जो IP एड्रेस है, प्रोटोकॉल्स है, सॉकेट, पोर्ट, पूरे चीज़ को ही फिल्टर कर देगा। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि ये बंदा जो है ये किसी भी हाल में इस यूट्यूब को ना चलाए, तो वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि आप अपने नेटवर्क में जो है यूट्यूब को ही ब्लॉक मार दोगे। TCP कनेक्शन सबको आप अनब्लॉक कर सकते हो। एक एक्सेस लिस्ट बना सके कि एक एक्सेस लिस्ट बनाए आपने, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपने लिस्ट बनाई, उसके अंदर आपने जो भी आपको ब्लॉक करना है उसको आपने डालते गए उस IP को, और इस ऐसी चीज़ें ब्लॉक होते गए जाएगी उसके अंदर। ये आपका हो गया IPX एक्सेस लिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वो क्या है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव बोलो, एक उद्देश्य क्या होता है आपका डेटा लिंक लेयर का और ट्रांसपोर्ट लेयर का, मेन उद्देश्य पूछ रहा है आपसे। तो इसका मतलब होता है डेटा लिंक क्या है, लेयर 2 है आपके OSI मॉडल का, जो कि जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करता है आपके डेटाग्राम को एक्सेस होती है इंडिविजुअल लिंक पे, पर्टिकुलर लिंक पे। एंड ये कंसिडर करता है वन ऑफ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेवल लेयर्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है, अलग अलग फंक्शनैलिटीज लेबिलिटी अप्लाई होती है इनके अंदर। ये ऑल्सो इंश्योर अप्रोप्रिएट फिजिकल प्रोटोकॉल पे जाने के लिए भी तैयार करता है। अब आपका डेटा लिंक लेयर पे काम क्या क्या होता है। पहला आपका यहाँ पे होता है फ्रेमिंग की जाती है, मतलब पहले आपको डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट किया जाएगा लिंक एक्सेस करने के लिए। रिलायबल डिलीवरी उसके लिए हेडर ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत फ्लो कंट्रोल किया जाएगा कि जो भी आपका डेटा है वो एक पर्टिकुलर फ्लो में काम करे आपका। कि अगर मान लीजिए ना आपका सामने वाला जो जिसको आप भेजे डेटा, वो मान लीजिए ज़्यादा स्पीड से आपका डेटा सपोर्ट ले नहीं सकता, रिसीव नहीं कर सकता, और आप उसको 10 MB आप उसको 100 MB से डेटा भेज ले, बट वो 10 MB से सपोर्ट करा है स्पीड, तो इससे डेटा कोलिजन होगा और आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो इसके फ्लो को कंट्रोल करना, एरर डिटेक्शन करना, कोई एरर है डाटा में उसको देखना, करेक्शन करना, अगर डिटेक्ट होता है तो उसको करेक्ट करना, ये सब काम होता है। हार्ड डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स आपका इसी में काम करता है कि आप डेटा रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो एक वन टाइम पे। ये होता है यहाँ पे। अब आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या है, एक फोर्थ लेयर होती है आपके OSI मॉडल की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड करता है आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप एंड यूज़र को एक रिलायबल कम्युनिकेशन से डेटा भेज सके, जो कि किसके विद द हेल्प ऑफ किससे होते हैं, TCP और UDP यूज़ होता है। यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम ये होता है, अब यहाँ पे आपका TCP और UDP ही यूज़ होता है, जिसमें आपका
एड्रेसिंग करना हो गया, आपका फ्लो कंट्रोल यहाँ पे भी होगा, मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, रिलायबल डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी होगी, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, सोर्स से डेस्टिनेशन पक्का जो एक हेडर तैयार करना वो काम इसका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय 100 बेस एफएक्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग ही कीवर्ड लग रहा होगा बट कुछ नहीं है गाइस, ये सिंपल है जो आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं बताता हूँ क्या है ये 100 Mbps का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली इथरनेट मीडिया। बेस मतलब बेस क्या है आपका, किसके बदौलत आप अपना डेटा शेयर करते हैं, इथरनेट के बदौलत आप भेज रहे हो डाटा। इथरनेट मीडिया स्टैंडर्ड होगा, इथरनेट होगा फाइबर, या फिर फाइबर भी हो सकता है आपका जो भी भेज रहे हो आप, देन ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप इथरनेट माध्यम में यूज़ कर रहे हैं। 100 का मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे, 100 का 100 बेस मतलब 100 Mbps हो गया यहाँ पे। तो 100 जो आपका रेफर कर रहा है वो 100 Mbps को रेफर कर रहा है, जो कि डेटा की स्पीड है आपकी। इट मीन्स कैरियर डेटा ट्रैफिक ऑफ 100% 100 Mbps इन लैन। मतलब अगर यहाँ पे 1000 बेस एफएक्स भी होता ना, तो आपको कहने का मतलब यही होगा कि आप एक टाइम पे 1000 Mbps की स्पीड से आप डेटा सेंड कर सकते हो ओवरऑल लैन। अगर यहाँ पे अभी 100 है तो आप 100 Mbps की स्पीड से डेटा भेज सकते हो लैन पर। यहाँ पे आपका फास्ट इंटरनेट जो आता है वो 100 पे भी सपोर्ट करता है, 100 बेस T4 पे भी आ जाता है। अगर आप T4 पे जाएंगे 100 बेस एक्स, एक TX आता है और एक FX में आपका फाइबर ऑप्टिक केबल भी आ जाती है, लेकिन TX जो आएगा ना उस पर सिर्फ आपका UTP और STP यही दोनों आते हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हमसे FX पूछा था, FX में हमारा क्या ऑप्टिक फाइबर केबल आ जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना कि नेम ऑफ द लैन स्विचिंग मेथड टू मोस्टली यूज इन सिस्को कैटलिस्ट फार्म। मतलब हम लैन जब क्रिएट करते हैं ना, जब हम स्विच का यूज़ करते हैं तो हम सिस्को कैटलिस्ट 500 को ही क्यों मतलब रेफर करते हैं कि आप इसको यूज़ करें। तो इसका काम कुछ फ़ायदे भी है कि स्टोर करता है, फॉरवर्ड करता है स्विचिंग मेथड को। मतलब जो मेन स्विचिंग का काम होता है ना वो असली काम यही करता है, आपके डेटा को स्टोर भी करने का काम करता है। मतलब मैक एड्रेस को स्टोर करना, फिल्टर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये अच्छा काम कर लेता है। स्टोर करता है इंटायर फ्रेम्स को, जो भी फ्रेम्स डेटा भेजने जा रहा है उसको भी रखता है। एग्जीक्यूट करता है आपका CRC को। CRC का मतलब क्या है, इसकी फुल होता है गाइस साइकिल रिडंडेंसी कोलिजन डोमेन होता है इसका गाइस। तो ये क्या करता है CRC का गाइस फुल फॉर्म में कोई याद नहीं गाइस, समथिंग मैंने पढ़ा था गाइस, मैं भूल गया। CRC जो होता है आपका वो हो जाता है क्या कहते हैं साइकिल रिडंडेंसी तक करके ही होता है गाइस। जैसे हम देख लेते हैं एक बार फुल फॉर्म, नेटवर्किंग देखते हैं ना यहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग CRC। तो गाइस इसका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हाँ गाइस वही है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसका काम क्या है, बिफोर रीडिंग डिसाइडिंग डेटा वेदर द फॉरवर्डेड डेटा फ्रेम और नॉट। मतलब डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले या फिर रिसीव करने से पहले ये CRC करेगा कि कोई एरर तो नहीं है आपके डेटा में जिससे डेटा आपका करप्ट हो सकता है। उसको चेक करने का काम कौन करता है, CRC करता है आपका। तो यही होता है आपका CRC। यहाँ पे ये CRC भी एग्जीक्यूट करता है, ये लैन जो सिस्को कैटलिस्ट 500 है ये CRC को भी एग्जीक्यूट करता है, जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है। हमेशा कोई भी इशू होता है डाटा के अंदर तो आपको बताएगा भी ज़रूर। अब डिफरेंट टाइप्स के ऑफ नेटवर्क होते हैं CCNA में, 2 टाइप के ही होते हैं। अगर आपसे CCNA में CCNA में आप बता सकते हैं 2 टाइप के नेटवर्क बेस्ड होते हैं। किस पे, एक तो सर्वर बेस्ड होता है। सर्वर में क्या होगा, एक सर्वर रखा होगा और उस सर्वर से सारे जो आपके कंप्यूटर लगे 100 लगे क्या 50 लगे उस सर्वर से चल रहे होंगे। अभी जैसा आप कि आप बड़े बड़े कंप्यूटर में कंपनीज में जाते हैं, देन वहाँ पे आपको क्या मिलता है कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो डोमेन के अंदर होते हैं, जिसमें आपको सारी परमिशन, आपके डोमेन का मतलब क्या है, सर्वर ही तो है, किसी पर्टिकुलर सर्वर से पिंग कर रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन भी देख सकते हैं कि एक सर्वर बैठा है वही सबको मैनेज कर रहा है। बट पिंग पीयर टू पीयर में क्या होगा आपका, आप इंडिविजुअली चला रहे हो। जैसे आप घर में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हाँ तो गाइस मेरा जो PC जो शट डाउन हो गया था अपने आप, बिजली चली गई थी इसलिए मैं बीच में वीडियो रुकी थी। तो हम थे पीयर टू पीयर मॉडल पे। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, जो आप कंप्यूटर चला रहे हो अपना वो इंडिविजुअली चला रहे हो। जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना कंप्यूटर, ये क्या है, ये पर्टिकुलर चला रहा हूँ मैं, इस पर किसी का कोई एक्सेस नहीं है। अपने आप हम अकेले अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो पीयर टू पीयर मॉडल में ही आता है। या फिर आप किसी इसमें चले, आप इंस्टीट्यूट में चले जाते हो तो वहाँ पे कोई कंप्यूटर जो होते हैं वो नेटवर्क में डोमेन में नहीं होते, वो पीयर टू पीयर में चल रहे होते हैं एक तरह से। तो ये हो गया आपका पीयर टू पीयर मॉडल, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा क्या, अब गाइस एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
कि क्या आप लेयर 2 पे आईपी दे सकते हो। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि आप लेयर 2 पे आईपी दे सकते हो, तो आपको मना करना है कि नहीं, हम नहीं दे सकते, लेयर 2 पे आईपी नहीं होती है। बट आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप लेयर 2 स्विच पर आईपी दे सकते हो, तब आप बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो आप, हाँ भी बोल सकते हो। ना इसलिए क्योंकि लेयर 2 पे आप कभी आईपी दे ही नहीं सकते क्योंकि वो मैक को अंडरस्टैंड करता है। हाँ, आप इसलिए बोल सकते हो कि लेयर 2 पे आप आईपी जो देते हैं हम, वो वीलैन पर देते हैं हमेशा। आप किसी पोर्ट या इंटरफेस पे नहीं देते, आप वीलैन पर आईपी देते लेयर 2 में। तो आप इंटरव्यू से इतना ये बोल सकते हैं कि लेयर 2 पे हम आईपी नहीं दे सकते, बट जो वीलैन होते हैं हम उस पर आईपी दे सकते हैं लेयर 2 में। समझ में आ गया था गाइस आपको इस सब चीज़ के बारे में। अब गाइस आपको ये कमांड आपको याद रखनी है, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये सब, ये वाली। पिंग क्या होता है, पिंग का यूज़ क्यों होता है। देखिए, पिंग जो होता है एक पैकेट इंटरफेस ग्रुपर होता है। पैकेट इंटरफेस ग्रुपर जो इस फॉर्म होती है, ये यूज़ करता है, टेस्ट करता है, आपकी रीचेबिलिटी को टेस्ट करता है। अब वही बात है ना, अब मान लीजिए आपको अपने दोस्त का फ़ोन ट्राई करना है कि भाई मेरे दोस्त के फ़ोन से लग रहा है कि नहीं, या फिर एक्टिव है कि नहीं। तो आप क्या है, उसको फ़ोन करोगे। फ़ोन करोगे, अगर मान लीजिए उसका फ़ोन बिजी आ रहा है, तो आप क्या समझते कि वो किसी और से बात कर रहा है, या फिर कहीं मीटिंग में होगा उसने बिजी कर रखा है, या फिर स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। सेम सिचुएशन जो है हमारे पास पिंग में यहाँ पे होती है कि इट इज़ यूज टू रीचेबिलिटी टेस्ट करता है होस्ट से, कि आईपी हम डालते हैं इसमें और पिंग करके देखते हैं कि क्या वो रीचेबल है। अगर हम कोई एनी डाटा सेंड कर रहे हैं किसी नेटवर्क में, तो हम पहले रीचेबिलिटी चेक करते हैं क्या मैं वहाँ तक रीचेबल हूँ, अर्थात मैं जो डेटा लॉस हो जाएगा। पिंग रिसीवर करते हैं, रिसीव करता है आपके सेंडर से। जैसे मैं यहाँ पे ना इसकी विंडो आ दबाता हूँ, मैं CMD पे आ जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं। देन यहाँ पे मैं अगर लिखूँ पिंग, मैं आईपी डाल देता हूँ रैंडमली 192.168.172 चल रही मेरी यहाँ पे रेंज 21.10.2 डाल देता हूँ मैं। तो क्या मैं पिंग हो रहा, ये जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क की आईपी है जो दूसरे कंप्यूटर, तो इससे मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। अभी रिप्लाई फॉर डेस्टिनेशन नहीं है, ये आईपी भी एक्टिव नहीं है। अगर इसी जगह मैं अगर मान लीजिए मैं कोई रैंडमली आईपी 24 डाल देता हूँ, ये गलत डॉट आ गया था बीच में। हाँ, अगर मैं 24 डालूँ तो ये भी आईपी मेरी कहीं यूज़ नहीं हो रही है। बट अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये हट जाए। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिखूँ ना, जैसे मैं लिखता हूँ पिंग www.google.com। अब गाइस देखिए, क्या मैं गूगल को एक्सेस कर सकता हूँ। पिंग करके चेक किया मैंने, हाँ, अगर रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे TTL आ रहा है लिखा हुआ, तो इसका मतलब है गाइस आप कनेक्टिविटी है, आप गूगल एक्सेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे टाइम आउट आता है, जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पे आपके पास कई बार टाइम आउट भी लिखा आ सकता है, तो आप इसका मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये मतलब होता है गाइस पिंग का, पिंग में जो आता है। अब गाइस इससे आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द क्लास रेंज, आपसे पूछेगा कि आईपी एड्रेस की क्लास रेंजेस क्या है, क्लास क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्लास ए जो है 1 से लेके 126 तक। यहाँ पे गाइस आप ध्यान रखना, 0 ऐड नहीं होता है क्योंकि 0 डिफ़ॉल्ट राउट के लिए रिजर्व है ऑलरेडी। एंड 126 तक होगा, 127 कभी यूज़ नहीं होता क्योंकि वो लोकल होस्ट के लिए रिजर्व है। 128 से क्लास बी में आईपी स्टार्ट हो 191 तक होती है। क्लास सी में जो है आपका 192 भी लोकल के लिए रिजर्व है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए, तो ये भी आईपी यूज़ नहीं होती है। आपका इस आईपी स्टार्ट होती है 193 से 223 तक, और बाकी क्लास डी और ई जो है ये आपका फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखा है। अब आता है प्राइवेट रेंज की आईपी, प्राइवेट और पब्लिक रेंज क्या है। पब्लिक मतलब पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है। तो इस प्राइवेट आईपी जो होती है वो यूज़ करते हैं लोकल नेटवर्क में। जैसे अभी जो मेरा लोकल नेटवर्क चल रहा है उसमें मैं कौन सी आईपी यूज़ कर रहा हूँ, प्राइवेट आईपी तो यूज़ कर रहा हूँ 172 की, 191 की, ये दोनों में से कोई भी आईपी मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्राइवेट आईपी आप यूज़ कर सकते हैं इसको लोकली। बट जो पब्लिक आईपी होगी ना, एक्रोलॉजी पूरी इंटरनेट पे आपकी अकेली आईपी होगी, वो एक आइडेंटिटी होगी आपके कंप्यूटर की पूरे इंटरनेट पे। अब गाइस जैसे हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है जो हमारी आइडेंटिटी होती है, बट इंटरनेट पे क्या आइडेंटिटी होती है, आईपी एड्रेस आइडेंटिटी होती है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंट मेमोरीज क्या होती है यूज्ड सिस्को राउटर्स।
तो गाइस अगर राउटिंग का भी आप राउटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइस कि मेमोरीज कौन कौन सी यूज़ करें। पहला आता है आपका एनवी रैम। एनवी रैम क्या होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल रैम। ये आपका स्टोर करता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। इट आल्सो रिटेन कर देता है कंटेंट इवन आफ्टर डिवाइस इज रिस्टार्ट अवर पावर्ड ऑन। मतलब आपका इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपके हमारे कंप्यूटर में क्या होती है, रैम होती है, जो कि मैं अभी प्रोग्राम ये यूज़ कर रहा हूँ, जो अगर माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर रखा है, ये किसके अंदर स्टोर है, रैम के अंदर मेरे स्टोर है। जैसे मैं पीसी शट डाउन करूँगा, ये सारे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाए, कुछ स्टोर नहीं रहेगा। तो ये सेम एनवी रैम जो है आपका राउटर में भी लगे होते हैं, जो भी आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, कोई भी आप कमांड चला रहे हो तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है, जो कि वो कि एनवी रैम के अंदर आपका यूज हो जाए, स्टोर होती है। फिर आता है डी रैम, जिसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट यूज टू स्टोर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अभी क्या करता है आपका, जो आपने अभी तक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपने कमांड्स दी है ना अपने राउटर्स में, जैसे आपने कोई पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है या फिर कोई किसी पोर्ट पर आईपी दी है, वो क्या है, अभी वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में है, वो अभी एनवी रैम के अंदर स्टोर है। अगर आप डिवाइस को रीस्टार्ट कर दे तो वो डिलीट हो जाएगी। बट अगर आप इसको सेव करते हैं तो देन वो डी रैम के अंदर सेव हो जाएगी आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जो कि डिवाइस की रीस्टार्ट होती है या फिर डिवाइस शट डाउन होता है एंड फिर चालू होता है तो उस पर एग्जीक्यूट की चल हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर करता है। फ्लैश मेमोरी का तो वो सिस्को का जो iOS होता है, जो मीन्स सॉफ्टवेयर होता है ना, जो फाइल्स को सच जो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वो सारा सिस्को का iOS जो होता है वो आपका फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है HDLC क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, या फिर प्रोटोकॉल भी आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं इसको। ये एक ग्रुप होता है, कम्युनिकेशन ग्रुप होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना गाइज कि मेरा फास्ट ईथरनेट पे क्या काम करता है, मेरा काम करता है आर्प हो गया, RARP, जो कि मैंने आगे भी बता रखा है, RARP को बताया मैंने आगे। तो फास्ट पे आपका आर्प और RARP काम करता है। बट जब आप सीरियल इंटरफेस लगाते हो तो सीरियल इंटरफेस पे आपका ये काम नहीं करेगा, सीरियल इंटरफेस पे आपका HDLC काम करेगा। आपका सीरियल इंटरफेस पे कभी भी जो है आपका ये काम आर्प और RARP काम नहीं करता, वो सिर्फ सीरियल इंटरफेस पे आपका HDLC काम करता है, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, जो यूजुअली आपको रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करती है डेटा फ्रेम्स की। आर्प और RARP भी यही काम करता है, ये भी यही काम करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क लिंक पे। एंड ये किसकी प्रॉपर्टी है गाइस, सिस्को की। ये गाइस आपको ध्यान रखना है, HDLC जो है एक सिस्को की प्रोप्राइटरी है एंड इज डिफ़ॉल्ट इनकैप्सुलेशन ऑपरेटर। और सिस्को का आप जितने भी राउटर देखोगे ना गाइज, राउटर हो गया स्विच, उन सब पे गाइज आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है HDLC कॉन्फ़िगर मिलेगा सीरियल इंटरफेस पे। इट आल्सो इंश्योर दैट एरर फ्री ट्रांसमिशन किया जाएगा आपके डेटा का, और कनेक्शन लेस सर्विसेज में भी कनेक्शन ऑडिटेड भी किया जाएगा, कनेक्शन लेस भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपको बूथ। अब आता है DLCI क्या होता है। तो अगर DLCI की प्रॉब्लम होती है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफाई, बेसिकली फ्रेम रिले होता है, एक तरह से फ्रेम रिले ही होता है ये। बट जो इसमें क्या डिफरेंस करता है, 10 बिट का वाइड लिंक लोकल वर्चुअल सर्किट क्रिएट किया जाता है और नॉर्मल असाइन किया जाएगा फ्रेम रिले। आपको एक फ्रेम रिले की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होगा ईच वर्चुअल सर्किट से एंड रिप्रेजेंट करेगा आपके नेटवर्क को, एक तरह से आपके नेटवर्क को प्रेजेंट करने का काम करेगा एंड सिंपली आइडेंटिफाइज करे तो लॉजिकल सर्किट एंड डेटा ट्रेवल्स करवाएगा ओवर्स के ऊपर, फ्रेम रिले के ऊपर। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका कि टोपोलॉजी को डिफाइन करो आप। तो गाइस एक टोपोलॉजी शब्द बस छोटा है, बाकी काम बहुत बड़े हैं इसके। टोपोलॉजी एक रेफर करता है आपके फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट के आपके नोट्स के। मतलब जो भी आपने अपने कंप्यूटर्स लगा रखे ना एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक कंपनी के अंदर, जो भी अपने कंप्यूटर लगा रखे हैं वो किस अरेंजमेंट के हिसाब से लगाया, किस लॉजिकल और फिजिकल डायग्राम के हिसाब से आपने लगाया है, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। किस हिसाब से आपने अपना नेटवर्क डिज़ाइन करा है, जैसे कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, राउटर्स हो गए एंड लिंक्स जो सच केबल हो गया, वायरलेस कनेक्शंस हो गए, कैसे आपने डिज़ाइन किया इसको, आपने कैसे किसको कनेक्ट करा है, इन सबको जो कौन डिसाइड करता है, नेटवर्क टोपोलॉजी दिखाता है, डिफाइन करता है आपका नेटवर्क। जैसे आप देख सकते हैं बस टोपोलॉजी में आपको इस नेटवर्क जो टोपोलॉजी होती है वो आपके 6 टाइप की होती है। पहला आता है आपका बस टोपोलॉजी, जिसमें यही एक बैकबोन है, यहाँ से सारे कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट है। स्टार में एक मेन हब या फिर स्विच होगा, उससे डायरेक्ट केबल आएगी, उससे कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट आएगी, इससे कनेक्ट होते जाएगी। रिंग में क्या होगा, रिंग का नाम ही रिंग है, तो ये सर्कल होता है, एक से एक कनेक्ट होते रहेंगे।
मैश में क्या होगा, एवरी पीसी जो होगा सारे पीसी से कनेक्टिविटी होगी, इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी सारे पीसी से। ट्री में क्या होगा, आपके ट्री के अंदर कैसे हमेशा ध्यान रखना, आप ट्री बनती जाएगी एक, जिसमें क्या होगा कि आपका दो टोपोलॉजी अप्रोक्सीमेट काम करेगी। जैसे आप देख सकते हैं ना, एक बैकबोन केबल आ रही, यहाँ से हमने निकाला और एक पीसी लगाया यहाँ पे, एक यहाँ से लगा करके हमने सारे कंप्यूटर दिए यहाँ से, तो एक तरह से ट्री बन रहा है आपका। और लास्ट जो आपकी टोपोलॉजी वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, जिसको हाइब्रिड कहते हैं हम, जिसके अंदर आपका सारा जो भी ये 5 टोपोलॉजी हमने अपने डिस्कस करी है, ये 5 टोपोलॉजी अगर आप किसी एक नेटवर्क के अंदर यूज़ कर देते तो वो आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगा गाइज। ये होता है आपका टोपोलॉजी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइज आगे की वीडियोस में। जो आपका, अगर आप चैनल सब्सक्राइब किया आपने तो आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके आगे मिलती जाएंगी। सारी चीज़ें हम नेटवर्किंग पूरी कंप्लीट करेंगे जरूर। एंड डिफाइन करना आपको मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस के फ्लो होते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक आपका एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है। ये आपके रोम में इंस्टॉल होगा, या फिर आपने जो भी अपना इंटरनेट कार्ड लगा हुआ है या फिर आपने वायरलेस एडाप्टर लगा रखा है इंटरनेट के लिए, उसके अंदर आपका मैक एड्रेस स्टोर होगा। जो कितने बिट का होता है, ये 48 बिट का होता है। हमेशा ध्यान रखना गाइस, इसमें कन्फ्यूजन होती है लोगों को, मैंने देखा है ये कुछ गलती हो जाती है, याद नहीं होता। आपका मैक एड्रेस 48 बिट का होता है गाइस, ये इंटरव्यू आपसे ज़रूर पूछता है। तो एक आपका इंटरनेट पे आपका एक यूनिक एड्रेस, आईपी क्या आपका, ये आईपी तो आपकी चेंज हो सकती है बट मैक आपका चेंज नहीं होता है। अब आता है व्हाट इज़ वीलन क्या होता है। तो वीलन एक वर्चुअल नेटवर्क, लोकल लेयर नेटवर्क होता है जो कि यूज़ मेक करता है, एक सेपरेट डोमेन बना देता है आपके एक ही सिंगल स्विच के अंदर। मल्टीपल डोमेन को क्रिएट करने का काम करता है, मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट करने का काम करता है आपके एक सिंगल स्विच के अंदर। अब हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ना आर्प और आरआरपी, सेम वही चीज़ है। आर्प का काम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि आपके आईपी को उठाएगा और जिस सिस्टम के पास वो आईपी है उसका मैक को लेकर के आएगा। फिजिकल मशीन, मैक को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता यहाँ पे कि फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस को भी हम मैक एड्रेस कहते हैं ना, बात सेम ही है। और आरआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये आपके मैक को पकड़ेगा, मैक को उठाएगा और देखेगा कि ये किस सिस्टम का मैक है और उसकी आईपी एड्रेस क्या है, उसको फाइंड करेगा। फिर आता है हमारे पास एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। आपके राउटिंग में कौन कौन से केबल है। एक तो स्टेट केबल, जो कि आप स्विच टू राउटर लगाते हैं डिफरेंट डिवाइस में। इसका सिंपल फंडा है, अगर आपका डिफरेंट डिवाइस है तो आप स्टेट केबल यूज़ करेंगे। अगर सेम डिवाइस है आप क्रॉस केबल यूज़ करेंगे। अगर आप कंसोल पोर्ट का काम करते हैं, ये रोल ओवर केबल कहते हैं हम इसको। कंसोल पोर्ट जो होता है आपका, वो आप राउटर हो गया स्विच का एक्सेस लेने के लिए, अपने कंप्यूटर में एक्सेस लेने के लिए यूज़ करते हैं। आपका व्हाट इज डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग में। स्टैटिक आईपी क्या होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। एक आपने रिजर्व करी है अपनी स्टैटिक, जो कि आपकी पब्लिकली आईपी होगी, जो कि चेंज नहीं होगी एंड वो आप कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे अभी मैंने क्या देखी है, अभी मैंने अपने कंप्यूटर में जो है स्टैटिक आईपी ही दे रखी है, जो कि चेंज नहीं होती है। और डीएचसीपी भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होगा आपका, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था। नेटवर्क जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में इंडिविजुअल नोड्स होता है आपके पास एंड रिसोर्सेज जो कि सप्लाई कर रहा है बूथ सप्लाई। मतलब पीयर टू पीयर आवेरी कंप्यूटर जो अपने लिए अपना एक अलग ही चल रहा होगा। जैसे अभी मैं जो कंप्यूटर यूज़ करूँ बिना किसी डोमेन में, तो ये पीयर टू पीयर के अंदर आ जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगा और पार्ट 1 की जो डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।